आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियां थी। संसद में न सिर्फ वो विपक्ष की प्रमुख नेताओं में से एक थी, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी थी। उनकी राजनीतिक साख कम करने के लिए उन्हें राजनीतिक विरोधी के तौर पर नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी के दौर की, जिस वक्त में इंदिरा गांधी ने 2 महारानियों को जेल में डाल दिया था। राजमाता गायत्री देवी को परेशान करने का सिलसिला आपातकाल की घोषणा से पहले से ही शुरू हो चुका था और जयपुर राजघराने के हर घर, महल, दफ्तर पर आयकर के छापे शुरू हो गए थे। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी की आयु महज 56 वर्ष थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। जब वो 30 जुलाई 1975 की रात को अपनी दिल्ली के घर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें विदेशी विनिमय और स्मगलिंग के विरोध कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उनके पास विदेशी यात्रा से बचे कुछ डॉलर्स हैं, जिनका हिसाब उन्होंने सरकार को नहीं दिया है। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहां ले जाने से पहले उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया था। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा द प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखती हैं, पुलिस स्टेशन पर हर किसी ने भवानी सिंह को पहचान लिया था। वो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रह चुके थे और उन्हें 1971 की लड़ाई में वीरता के लिए महावीर चक्र भी मिला था। उस समय दिल्ली की सारी जेल उसी तरीके से भरी हुई थी जैसे पीक टूरिस्ट सीजन में होटल्स को भरा जाता है। तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने पुलिस अफसर से कुछ समय मांगा ताकि वहां हमारे रहने का इंतजाम कराया जा सके। 3 घंटे बाद जब हम तिहाड़ पहुंचे तो उसने हमारे लिए चाय मंगवाई और हमारे घर फोन कर हमारे बिस्तर मंगवा लिए गए। राजमाता की जीवनी द हाउस ऑफ जयपुर में लिखते हैं, राजमाता की जीवनी में लिखा गया है, द हाउस ऑफ जयपुर में भवानी सिंह को जेल में बाथरूम वाले कमरे में रखा गया, जबकि गायत्री देवी को एक बदबूदार कमरा दिया गया था जिसमें नल तो लगा था लेकिन पानी नहीं आ रहा था। महारानी के कमरे में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन को भी रखा गया था। कमरे में सिर्फ एक पलंग था जिसे श्रीलता ने महारानी को दे दिया था और वो खुद जमीन पर सो गई थी। महारानी की रसूख की वजह से उन्हें रोज एक सेंसर किया हुआ समाचार पत्र और सुबह की चाय दे दी जाती थी। शाम को उन्हें अपने बेटे भवानी सिंह के साथ टहलने की इजाजत मिल चुकी थी। एक कैदी लैला बेगम को उनकी सेवा में लगा दिया गया था जो उनका कमरा साफ करती थी। 15 नवंबर 1977 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू राजमाता नरेट्स टेल्स ऑफ वेंडेटा में गायत्री देवी ने कहा, पहली रात मैं सो नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्याग करते थे। कमरे में कोई पंखा नहीं था और मच्छरों को हमारे खून से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। जेल का सारा माहौल मछली बाजार जैसा था जहां चोर, उचक्के और यौन कर्मी एक दूसरे पर चिल्लाते रहते थे। हमें C क्लास की श्रेणी दी गई थी। तिहाड़ में रहने के दौरान महारानी गायत्री देवी के बेटे जगत उन्हें इंग्लैंड से वोग और टेटलर पत्रिका के ताज़ा अंक भेजा करते थे। उनसे हफ्ते में 2 बार मिलने आने वाले लोग जेल में उनके लिए एक ट्रांजिस्टर रेडियो पहुंचा पाने में सफल हो गए थे। महारानी इस ट्रांजिस्टर से BBC के समाचार सुना करती थी। कूमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में पत्रकार वीरेंद्र कपूर को बताती हैं, गायत्री जेल में रह रही दूसरी महिलाओं से दूरी बनाकर रखती थी। वो कभी कभी उन पर मुस्कुरा देती थी, कभी कभी उनसे बातचीत भी कर लेती थी, लेकिन उनसे कभी घुलती मिलती नहीं थी। 1 महीने बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गायत्री देवी को बताया कि ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया को भी वहां लाया जा रहा है और उनको उनके ही कमरे में रखा जाएगा। राजमाता ने उसका ये कहना रोकते हुए कहा कि अगर उनके कमरे में एक और पलंग लगाया गया तो वहां खड़े रहने की जगह भी नहीं होगी। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा द प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखती हैं, मुझे योगा करने के लिए अपने कमरे में थोड़ी जगह चाहिए थी और मुझे रात में पढ़ने और संगीत सुनने की भी आदत थी। हम दोनों की आदतें भी अलग अलग थी। वो अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में बिताती थी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और राजमाता के लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन चूंकि सितंबर की उमस भरी गर्मी थी, राजमाता ने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे कमरे से लगे बरामदे में सो सकती हैं। मैंने एक पर्दा लगवा दिया और कहा कि बरामदे में वो सो सकती हैं। उनके लिए पलंग भी बिछवा दी गई। 3 सितंबर 1975 के ग्वालियर के
राजमाता विजयाराजे सिंधिया को तिहाड़ जेल लाया गया था। उनके सारे बैंक खाते को सील कर दिए गए थे। एक समय नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर या दोस्तों से उधार लेकर अपना खर्च चलाना पड़ा। दोस्तों से उधार लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी इमरजेंसी पीड़ित की मदद करता उसके ऊपर प्रशासन का कहर टूट पड़ता। सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, तिहाड़ जेल में मैं कैदी नंबर 2265 थी। जब मैं तिहाड़ पहुंची तो वहां जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने चिंतित होकर मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंची? ये बड़ी ही खराब जगह है। मेरे कमरे के साथ लगे बाथरूम में कोई नल ही नहीं है। टॉयलेट के नाम पर सिर्फ एक गड्ढा बनाया हुआ है। जेल के सफाई कर्मी दिन में 2 बार यहाँ आते हैं और बाल्टिन में लेकर पानी उसमें डाल देते हैं और गड्ढे में पानी डालकर उसे साफ करने की कोशिश करते हैं। विजयाराजे सिंधिया आगे लिखती हैं, गायत्री देवी और मैं पूर्व महारानियां भले ही रही हूँ, लेकिन तिहाड़ जेल की अपनी रानी एक कैदी ही थी, जिसके खिलाफ 27 मुकदमे चले, जिसमें से 4 हत्या के थे। वो अपने ब्लाउज में एक ब्लेड लेकर चलती थी और धमकी दिया करती थी कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उस ब्लेड से उसका चेहरा बिगाड़ देंगी। उसके पास गंदी गालियों का एक अच्छा भंडार भी था, जिससे वो बिना झिझक इस्तेमाल कर लेती थी। गायत्री देवी को वहां आए 2 महीने बीत चुके थे, इसलिए हर सप्ताह उनसे मिलने लोग आ सकते थे। उनके जरिए गायत्री देवी जेल के अंदर बैडमिंटन रैकेट और एक फुटबॉल और क्रिकेट के 2 बल्ले, कुछ गेंद मंगवाने में सफल हो गई। इसके बाद उन्होंने जेल में रह रहे बच्चों को खेलना सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जेल में रहने की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बुरी थी। विजयाराजे सिंधिया ने लिखा, कमरे में हर समय बदबू फैली रहती थी। खाना खाते समय हम अपना एक हाथ भिनाती हुई मक्खियों को दूर करने में इस्तेमाल करते थे। जब रात में मक्खियां सोने चली जाती तो उनका स्थान मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े ले लिया करते थे। पहले महीने मुझे एक भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया। मेरी बेटियों को पता ही नहीं था कि मुझे किस जेल में रखा गया है। रात में मेरे कमरे में एक लाइट जलती थी, जिसके बल्ब के ऊपर कोई शेड ही नहीं था। इस बीच गायत्री देवी का 10 किलो वजन कम हो गया और उन्हें लो ब्लड प्रेशर रहने लग गया। कूमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी और पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं, गायत्री देवी के मुंह में छाले हो गए थे। जेल प्रशासन ने उनके निजी दंत चिकित्सक को उनसे मिलने ही नहीं दिया। कई सप्ताह बाद जाकर उन्हें दिल्ली के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर बैरी के कर्जन रोड स्थित क्लिनिक में ऑपरेशन करवाने की अनुमति मिली। बाद में उन्हें जेल के डॉक्टर की सलाह पर दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां पहली बार पता चला कि गायत्री देवी के गॉल ब्लैडर में पथरी है, लेकिन उन्होंने अपने परिवारजनों के बिना अस्पताल में ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। अगस्त 1975 में गायत्री देवी और उनके बेटे भवानी सिंह ने स्वास्थ्य आधार पर सरकार से जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया। उस समय के वित्त मामलों के राज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वो पत्र उन्हें रिहा करने की सिफारिश के साथ इंदिरा गांधी को भेज दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने गायत्री देवी और भवानी सिंह के अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया। उधर विजयाराजे सिंधिया की बेटी उषा बहुत मशक्कत के बाद इंदिरा गांधी से मिलने में सफल हो गई। जब उन्होंने अपनी मां को रिहा करने का अनुरोध किया तो इंदिरा गांधी ने कहा, उनको राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। जेल में रहने की परिस्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन जेल में उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था कर दी गई थी। विजयाराजे सिंधिया लिखती है, एक दिन महिला कैदियों का एक समूह मेरे मनोरंजन के लिए गाना बजाने का कार्यक्रम लेकर आया। इसमें वो ताज़ा फिल्मों के गाने गा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें ये मना करते हुए कहा कि वो भजन गाएं, और उन्होंने उसके बाद भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि कोई कैबरे की जगह भजन को कैसे पसंद कर सकता है। बाद में वो मुझसे कहने लगी, ठीक है भजन पहले, लेकिन उसके बाद कैबरे जरूर गाएंगे। कुछ दिनों बाद विजयाराजे सिंधिया बीमार पड़ गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंधिया लिखती हैं, मुझे एक प्राइवेट रूम में रखा गया था और बाहर एक संतरी बैठा दिया गया। एक सुबह मुझे बताया गया मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण मुझे छोड़ा जा रहा है। जब सिंधिया के बाहर निकलने का समय आया तो महिला कैदियों ने जेल के अंदरूनी गेट के दोनों ओर खड़े होकर उन पर फूल बरसाए। जब विजयाराजे सिंधिया जेल के बाहर निकलने लगी तो उनकी तीनों बेटियां उनका इंतजार कर रही थी। इस पूरी कहानी से ये साफ होती है कि राजनीति में कोई अपना या कोई पराया नहीं होता। इसी तरीके से दोनों महारानियों को जेल में रखा गया था।
बाकी आगे की खबरों के